दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट स्टडी विद सुरजीत में। आज हम 26 अक्टूबर और 27 अक्टूबर के टॉप 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। 26 अक्टूबर को हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो नहीं आई थी, इसीलिए हमने 26 अक्टूबर के टॉप 10 क्वेश्चंस और आज 27 अक्टूबर के टॉप 10 क्वेश्चन को मिला के ये टॉप 20 करंट अफेयर की वीडियो बनाई है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, हाल ही में FATF ने किस देश को उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में शामिल किया है। उच्च जोखिम वाले देशों से तात्पर्य है ब्लैक लिस्ट। ठीक है, तो FATF ने किसको ब्लैक लिस्टेड किया है, तो वो किया है म्यांमार को। तो FATF से संबंधित अन्य जानकारियों के बारे में बात करेंगे। FATF का फुल फॉर्म ही इम्पोर्टेंट है। FATF का फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये एक अंतर सरकारी संगठन है। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं T राजा कुमार, जो कि एक सिंगापुर निवासी हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1989 में और इसका उद्देश्य क्या है FATF का, वो है मनी लॉन्ड्रिंग के खतरे से निपटने के लिए। मनी लॉन्ड्रिंग के खतरे से निपटने के लिए FATF का गठन किया गया था। इसमें सदस्य कितने हैं FATF में, इसके 39 सदस्य हैं 39, और 2010 में भारत भी इसका सदस्य बन गया। ठीक है, एक साल में 3 बार इसकी बैठक होती है। अब चूंकि बात म्यांमार की हुई है, क्योंकि म्यांमार को FATF ने ब्लैक लिस्टेड किया है, और इससे पहले हम कल पढ़ाए थे, कल परसों की करंट अफेयर में 25 अक्टूबर की करंट अफेयर में कि पाकिस्तान को, जो कि 4 साल से ग्रे लिस्ट में बना हुआ था, उसको ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया है। तो उस टाइम भी FATF से संबंधित हम सारे फैक्ट्स पढ़े थे, तो अभी हमने रिवाइज कर लिया है। अभी म्यांमार को ब्लैक लिस्ट किया गया है FATF ने, तो म्यांमार से संबंधित जानकारी देखेंगे हम। म्यांमार का पुराना नाम है रंगून। क्या नाम था म्यांमार की राजधानी का पुराना नाम? रंगून। साइमन कमीशन की रिपोर्ट की सिफारिश पर 1935 में बर्मा अधिनियम के अंतर्गत भारत से अलग कर दिया गया बर्मा देश को, और पूरा एक कंप्लीट बर्मा बना दिया गया। ठीक है, पूरा म्यांमार को 1935 के एक्ट से संबंधित है। अगर पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि किस एक्ट के थ्रू जो है म्यांमार को अलग किया गया, तो 1935 के एक्ट और साइमन कमीशन की रिपोर्ट। ठीक है, ये 1937 में ब्रिटिश भारत से विधिक रूप से अलग हो गया एवं एक पृथक प्रांत बन गया। 1937 में ब्रिटिश भारत से विधिक रूप से अलग कर दिया गया म्यांमार को, और एक पृथक प्रांत बन गया। और बर्मा 1937 तक ब्रिटिश भारतीय प्रांत था। ठीक है, ये ध्यान देना है कि 1937 तक ये एक ब्रिटिश भारतीय प्रांत था। म्यांमार की राजधानी क्या है, तो वो है न्यायपियडा। क्या है? न्यायपियडा इसकी राजधानी है म्यांमार की। और म्यांमार की मुद्रा है वो है म्यांमार क्यात। क्या है मुद्रा? म्यांमार क्यात। नेक्स्ट देखेंगे कि म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट हाकाकाबो। और इरावदी नदी को म्यांमार की जीवन धारा कहा जाता है। इरावदी नदी को म्यांमार की जीवन धारा कहा जाता है। ये नदी बर्मा को क्या करती है, उत्तर से दक्षिण, इस तरह से उत्तर से दक्षिण 2 भागों में डिवाइड करती है, एक भाग ये, एक भाग ये। ठीक है, इस नदी को जो लंबाई है इस नदी की वो 2170 किलोमीटर है, और ये बर्मा में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ठीक, नेक्स्ट है इस फैक्ट, क्या है कि म्यांमार चीन के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। म्यांमार जो है सबसे ज़्यादा लंबी सीमा किसके साथ साझा करता है, वो करता है चीन के साथ। म्यांमार और चीन के बीच की सीमा दक्षिण पूर्व एशिया के उच्चतम पर्वत हाकाकाबो रजी से शुरू होता है। जो म्यांमार और चीन के बीच जो सीमा है वो दक्षिण पूर्व में एशिया का उच्चतम पर्वत है, क्या है, हाकाबो रजी, यहाँ से शुरू होता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे देश और म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा और राजधानी। ठीक है, तो भारत की राजधानी है नई दिल्ली, और ये 1468 किलोमीटर म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। नेक्स्ट है बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, और ये 271 किलोमीटर म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। हालांकि हमें इम्पोर्टेंट ये है कि हमें सिर्फ भारत की याद रखनी है कि भारत कितनी सीमा साझा करता है, तो 1468 इतनी 1468 किलोमीटर सीमा साझा करता है। और लाओस, इसकी राजधानी है वियंतियान है, इम्पोर्टेंट है राजधानी लाओस की। ठीक है, पूछी गई है कई बार। और ये 238 किलोमीटर सीमा साझा करता है म्यांमार के साथ। चीन, जिसकी राजधानी है बीजिंग, और ये 2129 किलोमीटर, सबसे ज़्यादा यही सीमा साझा करता है म्यांमार के साथ। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में 10वीं राष्ट्रीय पैनकेक सिलाट चैंपियनशिप का उद्घाटन किया गया। ये कहाँ किया गया? ये किया गया श्रीनगर में। 10वीं राष्ट्रीय पैनकेक सिलाट चैंपियनशिप। तो अन्य तथ्य देखेंगे हम खेलों से संबंधित, ठीक है। इसमें हम सारे जितने भी खेल हुए हैं, ओलंपिक और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक और क्रिकेट जितने भी हुए हैं, अन्य जो हो चुके हैं और जो होने वाले हैं, उनसे संबंधित डेट हम देखेंगे इसमें। तो ओलंपिक खेलों को देखेंगे पहले। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल, ये जो होगा वो पेरिस में होगा, पेरिस फ्रांस में 2024 में, ठीक है। और 34वां जो देखेंगे, 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल, चूँकि 4 साल में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होते हैं, 4 साल में। अभी 2020 में हुए जो कंप्लीट हुए वो टोक्यो में हुए, जापान की राजधानी टोक्यो में, ठीक है। वो 32वें नंबर के थे। अब जो होंगे वो 2024 में 33वें नंबर के होंगे, और फिर 34वें नंबर के 2028 में होंगे, वो होंगे लॉस एंजलिस अमेरिका में। और 35वें नंबर के भी देख लेंगे, ये ब्रिस्बेन में होंगे 2032 में। हालांकि हमें 33वां याद रखना है, इंपॉर्टेंट तो यही है कि नेक्स्ट कहाँ होने वाले हैं, ठीक है। अब 24वां शीतकालीन ओलंपिक अभी 24 में ही हुए हैं, बीजिंग चीन में हुए 2022 में। और 25वां शीतकालीन ओलंपिक कहाँ होगा? इटली में होगा, ठीक है। तो 25वां शीतकालीन ओलंपिक याद रखेंगे, इटली में होगा 2026 में। और 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ होगा? पेरिस फ्रांस में 2024 में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे एशियाई खेल। एशियाई खेल से संबंधित देख लेंगे, ये हमारे ओलंपिक हो गए। अब एशियाई खेल अपकमिंग एशियन गेम्स, तो 19वां एशियाई खेल ह्वांगझो चीन में हुआ। तो ह्वांगझो चीन में 2022 में होगा 19वां एशियाई खेल। और 20वां कहाँ होगा? 20वां वो होगा नागोया जापान में, ठीक है। नागोया प्रोटोकॉल पढ़ते हैं, 2010 में आया था। तो वहीं नागोया प्रोटोकॉल जहाँ पे हुआ था, जहाँ से आया था, तो वहीं नागोया जापान में 20वां एशियाई खेल होगा 2026 में। नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रीय खेल। एशियाई खेल हो गए, ओलंपिक खेल हो गए, अब राष्ट्रीय खेल देखेंगे, अपकमिंग नेशनल गेम्स, इनकी इवेंट कहाँ कहाँ होंगी। वो 39वां राष्ट्रीय खेल होगा मेघालय भारत, जो कि अभी हुआ 39वां राष्ट्रीय खेल मेघालय भारत 2022, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे क्रिकेट का, अपकमिंग क्रिकेट इवेंट्स। तो 13th ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप, ये भारत में होगा, इम्पोर्टेंट है ये। 13वां ICC वर्ल्ड कप भारत में होगा 2023 में, ठीक है। नेक्स्ट अब फुटबॉल से संबंधित देखेंगे। तो हमने कौन कौन से देख लिए? ओलंपिक के देख लिए, एशियन गेम्स के देख लिए, और क्रिकेट उससे संबंधित देख लिए। अब फुटबॉल के देखेंगे। तो फुटबॉल के देखेंगे अपकमिंग फुटबॉल इवेंट्स। 22वां फीफा विश्व कप 2022 में होगा, ठीक है। और 23वां फीफा विश्व कप अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा USA में होगा, ये 2026 में। और फीफा 17 2022 में हुआ, ये कहाँ? महिला विश्व कप, फीफा अंडर 17 2022 का महिला विश्व कप कहाँ हुआ? भारत में। और फीफा अंडर 17 2023, ये पुरुष विश्व कप पेरू में होगा। हॉकी से रिलेटेड देखेंगे अब। 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप, ये भुवनेश्वर में प्रस्तावित है, उड़ीसा में, ठीक है, भारत में। और 15वां महिला हॉकी विश्व कप, ये पुरुष वाला हमारे इंडिया में ही होगा, उड़ीसा में, और जो कि 2023 में होगा। और महिला हॉकी विश्व कप जो कि 2022 में होगा, वो कहाँ होगा? स्पेन में, नीदरलैंड में, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम अपना। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाल ही में SJVN, इसकी फुल फॉर्म है सतलज जल विद्युत निगम, इसने किस राज्य में 75 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाओं को चालू करने की घोषणा की है? ये चालू होगा यहाँ पे, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में, ये उत्तर प्रदेश में स्टार्ट की जाएगी 75 मेगावाट की सौर परियोजना, जो कि सतलज जल विद्युत निगम स्टार्ट करेगा। तो उत्तर प्रदेश की बात हुई है, तो हम अपने उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी देखते हैं क्या क्या है। पहले हम स्टैटिक कवर करेंगे उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश को पहले 1902 के बाद से आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था, ठीक है। 1902 के बाद से क्या एक साथ बोलते थे से आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत। उसके बाद में 1937 में संयुक्त प्रांत या उत्तर प्रदेश के रूप में छोटा कर दिया गया। 1937 में इसे हम यूनाइटेड प्रोविंस यानी UP बोल दो, या फिर संयुक्त प्रांत।
या फिर उत्तर प्रदेश के रूप में छोटा कर दिया गया, इसका नाम रख दिया गया। फिर नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश राज्य पहली बार 1 अप्रैल 1937 को अस्तित्व में आया, और जब भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तब इसे संयुक्त प्रांत को बाद में उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया। फाइनली इसको उत्तर प्रदेश का नाम दे दिया गया 26 जनवरी 1950 को। और उत्तराखंड को 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के परिणाम स्वरूप भारत के 27वें राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश से अलग कर दिया गया, उत्तराखंड को अलग कर दिया गया। ठीक है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और 18 मंडल हैं, और यूपी में द्विसदनीय विधायिका है। 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ द्विसदनीय विधायिका है। ठीक है, यूपी, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये 6 राज्य हैं। तो यूपी में भी है द्विसदनीय विधायिका, और विधानसभा सीटें कितनी है, विधानसभा सदस्य 403 और विधानसभा परिषद की 100 सीटें हैं। और उत्तर प्रदेश में कुल 80 सीट लोकसभा की हैं। लोकसभा क्षेत्रों में कुल 17 सीटें जो हैं वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं 80 में से। और यूपी में राज्यसभा होगा, यहाँ पे राज्यसभा की 31 सीटें हैं। अब देखें यूपी की स्टैटिक हमने पढ़ लिया, हम करंट अफेयर्स की बात करेंगे यूपी की। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने पहली बार पीएसी बटालियन के गठन की घोषणा की है। पूछा जा सकता है कि कौन सी राज्य सरकार ने पीएसी बटालियन की घोषणा की है, प्रथम बार महिला पीएसी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट शुरू करने का निर्णय लिया है, सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट। और उत्तर प्रदेश को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार मातृभूमि योजना पोर्टल लॉन्च करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार मातृभूमि योजना पोर्टल लॉन्च करेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, ठीक है, किसी को निर्भर रहने से लेके सेल्फ रिलायंस बनना, तो वही पुस्तक है ये, फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस। पुस्तक किसने लिखी है, तो डॉक्टर बिमल जालान जी ने ये किताब लिखी है। बिमल जालान, इनके बारे में बात करेंगे तो बिमल जालान भूतपूर्व राज्यसभा सांसद रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण ये भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे हैं। 22 नवंबर 1997 से 6/9/2003 तक ये भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे। अन्य पुस्तकें और अन्य लेखकों के उनके लेखकों की बात करेंगे तो शशि थरूर जो कि बहुत महत्वपूर्ण राइटर हैं, कांग्रेस से संबंध है इनका। फ्रांस ने इन्हें एक अवार्ड भी दिया था, अभी फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार इन्हें मिला है। तो शशि थरूर की एक नई किताब है अम्बेडकर अ लाइफ, इन्होंने ये किताब लिखी है। और इंडियन बैंकिंग इज रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक लिखी है आशुतोष गवारीकर, होगा यहाँ पे, गवारीकर ने लिखी है। लॉयन ऑफ द स्काइज हरदीप सिंह मलिक ने, और द रॉयल एयरफोर्स एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ये लिखी है स्टीफन वार्कर ने। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि हाल ही में अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं। इम्पोर्टेंट है, पहले भारतीय बने हैं अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है, तो वो बने हैं अमन सहरावत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में कौन सा देश शतरंज खेलने वाले शीर्ष 12 देशों में शामिल हुआ है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा देश शामिल हुआ है, भारत शीर्ष 12 देशों में शामिल हो गया है शतरंज खेलने वाले देशों में। शतरंज से संबंधित अन्य जानकारी हम देखेंगे तो शतरंज से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि इस खेल की शुरुआत ही भारत से हुई थी। कहाँ से हुई थी, भारत से ये खेल फारस में पहुँचा, और पहले विश्व चैंपियन विल्हेम स्टीनिट्ज को आधुनिक शतरंज के जनक के रूप में जाना जाता है। और नेक्स्ट है, एस विजयलक्ष्मी शतरंज में भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर हैं। ठीक है, उन्होंने वर्ष 2001 में ये खिताब जीता था, और ये बन गई थी भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर। कौन, एस विजयलक्ष्मी। नेक्स्ट है दिव्येंदु बरुआ, ये भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं जो कि 3 बार के भारतीय शतरंज विजेता हैं। ठीक, 44th विश्व शतरंज ओलंपियाड 2022 चेन्नई में आयोजित होगा, इम्पोर्टेंट है। 44वां विश्व शतरंज ओलंपियाड कहाँ आयोजित होगा 2022 में, चेन्नई में, तमिलनाडु में। विश्वनाथन आनंद और मैग्नस कार्लसन के बीच 2013 में चेन्नई में विश्व चैंपियनशिप मैच के बाद अब ये 44वां शतरंज ओलंपियाड 2023 में आयोजित होने वाला दूसरा बड़ा विश्व आयोजन होगा।
ठीक है, इससे पहले भी एक बार हो चुका है 2013 में, तो अभी दूसरी बार होगा इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत का तीसरा पेरिस 2024 ओलंपिक कोटा जीता है? तो किसने जीता है? स्वप्निल कुसाले ने भारत का तीसरा पेरिस 2024 का ओलंपिक कोटा जीता। नेक्स्ट है कि टाइगर ट्रम्प, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। ये टाइगर ट्रम्प क्या है? तो टाइगर ट्रम्प एक नौसैनिक अभ्यास है जो कि भारत और यूएसए द्वारा किया गया, और ये मानवीय सहायता अभ्यास है एक तरह से, ठीक है, कि आपदा के टाइम में अगर कोई प्रॉब्लम होती है, क्रिएट आपदा आती है, आपदा अपने आप में एक प्रॉब्लम है, तो अगर कोई आपदा आती है तो नौसेना किस तरह से कोऑपरेशन करेगी और किस तरह से मानवीय सहायता करेगी, तो वो अभ्यास से संबंधित है टाइगर ट्रम्प। और ये विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया, एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया। नेक्स्ट है अन्य युद्ध अभ्यास, हम देख लेंगे। वज्र प्रहार महत्वपूर्ण है, ये पैट में भी पूछा गया था, ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच होता है। 2022 में ये बकलोह उत्तर प्रदेश में हुआ, हिमाचल प्रदेश में। और नेक्स्ट युद्ध अभ्यास है 2022, ये भी इसका नाम है युद्ध अभ्यास 2022, ये भारत और अमेरिका के बीच हुआ। तो वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास दोनों भारत और अमेरिका के बीच होता है। वज्र प्रहार बकलोह में हुआ, ऐसे याद रखना है, वह वज्र प्रहार व बकलोह हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और ये युद्ध अभ्यास जो है वो उत्तराखंड में हुआ है, उत्तराखंड के औली में, अक्टूबर 2022 में। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास ये भारत और नेपाल के मध्य होता है, तो सितंबर 2021 में 15वां संस्करण इसका पिथौरागढ़ में उत्तराखंड में हुआ। गरुड़ भारत और फ्रांस के बीच होता है 2022 में। गरुड़, वरुण और शक्ति ये तीनों भारत और फ्रांस के बीच होने वाली एक्सरसाइज हैं, ठीक है। 2020 में हिंडन वायु सेना स्टेशन गाजियाबाद में हुआ। और वरुण जो होता है वो मार्च अप्रैल 2022 में अरब सागर में हुआ। और शक्ति जो होता है भारत और फ्रांस के बीच हुआ। गरुड़ जो है वो वायुसेना के मध्य होता है, और वरुण जो है वो जल सेना के मध्य होता है, और शक्ति जो है वो थल सेना के मध्य होता है, ठीक। इंद्रधनुष ये भारत और ब्रिटेन के मध्य होने वाली एक्सरसाइज है। 2020 में हिंडन वायु सेना स्टेशन गाजियाबाद में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया गया? तो विश्व पोलियो दिवस मनाया गया 21 अक्टूबर को। इसकी थीम थी टुगेदर वी एंड पोलियो। थीम याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। पोलियो से संबंधित अन्य तथ्यों के बारे में हम जानकारी देखेंगे। क्या है कि पोलियो एक संक्रामक रोग है और दूषित भोजन और पानी से फैलता है। इसे निष्क्रिय पोलियो वायरस वैक्सीन या ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन के द्वारा रोका जा सकता है। देखेंगे कि पहला प्रभावी पोलियो टीका 1952 में जोनास साल्क के द्वारा विकसित किया गया था, और ये दिवस पोलियो टीकाकरण और पोलियो उन्मूलन के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, WHO के द्वारा 2014 में भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित कर दिया है। अन्य महत्वपूर्ण दिवस के बारे में जानकारी हम देखेंगे कि विश्व सांख्यिकी दिवस ये 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 23 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो कि 7वां आयुर्वेद दिवस मनाया गया था, नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। तो राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 23 अक्टूबर। और संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर 1945 को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को इसका गठन किया गया था, तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, मुद्रा पर प्रदर्शित होने वाली पहली एशियाई अमेरिकी कौन बनी है? पहली बार ये मुद्रा पे इनका प्रदर्शन किया जाएगा, मुद्रा पे इनका फ़ोटो आएगा, तो वो बनी है अन्ना मे बोंग। ये अन्य जानकारी क्या है इनकी, हॉलीवुड में चीनी अमेरिकी फिल्म स्टार हैं अन्ना मे बोंग, ठीक है। उनके नाम से $25 कॉइन जारी किया गया है। बोंग को हॉलीवुड का पहला चीनी अमेरिकी स्टार माना जाता है। पहली एशियाई महिला अभिनेत्री के रूप में उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये एशियाई हैं, और जब पहली एशियाई अभिनेत्री बन के ये हॉलीवुड में एंट्री दी इन्होंने, तो इनको काफ़ी भेदभाव का सामना करना पड़ा। रंग भेद से संबंधित अमेरिका में काफ़ी भेदभाव किया जाता है। तो बोंग का जन्म लॉस एंजलिस में 1905 में चीनी अमेरिकी माता पिता के घर में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 है,
ठीक है, तो ये हमने कवर किए, 26 तारीख के कवर हो चुके थे। अभी 27 जो कि हम आज आने वाली थी करंट, तो ये आज के क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट है कि हाल ही में गुजराती नववर्ष बेष्टु वर्ष कब मनाया गया। ये 26 अक्टूबर को मनाया गया था। गुजराती नववर्ष है, इसका नाम है बेष्टु वर्ष। बड़ी दिवाली के एक दिन बाद गुजराती नववर्ष मनाया जाता है। अन्य राज्यों के नववर्षों के बारे में हम बात करेंगे। गुड़ी पड़वा ये मराठी नववर्ष है। नवरेह ये चंद्र नववर्ष है जो कश्मीर में मनाया जाता है। ये संस्कृत शब्द नववर्ष है जहाँ से नवरेह शब्द की उत्पत्ति हुई है, और ये चैत्र नवरात्रि के पहले दिन पड़ता है। इससे नवरेह में क्या इंपॉर्टेंट मिला हमें कि कश्मीर में मनाया जाता है और चैत्र नवरात्रि के पहले दिन पड़ता है। उगादि ये एक प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय त्यौहार है जो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना में नए साल की शुरुआत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो दक्षिण भारतीय संबंध कौन सा हो गया, उगादि। विशु इसे मलयाली नववर्ष कहते हैं। ठीक, ये भारतीय राज्य केरल, कर्नाटक में केरल में तो मनाया ही जाता है, और कर्नाटक में तुलुनाडु एक क्षेत्र है वहाँ पे, और केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी है। इसके माहे ज़िले में तमिलनाडु के पड़ोसी क्षेत्रों और उनके प्रवासी समुदायों में मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार है। हालांकि इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, सिर्फ ये पूछेगा कि किस राज्य में मनाया जाता है। तो केरल, कर्नाटक और पांडिचेरी और तमिलनाडु, इनसे संबंधित ये याद रखो। मलयाली नववर्ष कहते हैं इसे विशु को। संस्कृत भाषा में विशु का अर्थ होता है बराबर। ये त्यौहार मेडम के पहले दिन का प्रतीक है। मेडम के पहले दिन का प्रतीक है जो केरल में सौर कैलेंडर के 9वें महीने में आता है। नेक्स्ट है पना संक्रांति। ये मनाते हैं ओडिया नववर्ष कहते हैं इसे। ओडिया कैलेंडर के पहले दिन के रूप में इसे मनाया जाता है, और महासंक्रांति के रूप में जाना जाता है। और मेषा संक्रांति एक ऐसा त्यौहार है जो पूरे उड़ीसा में पारंपरिक नए साल के रूप में मनाया जाता है। जब ये पना संक्रांति स्टार्ट होती है नववर्ष के रूप में, तभी मेषा संक्रांति त्यौहार मनाया जाता है। पना संक्रांति का नाम पना के नाम पे रखा गया है। पना क्या है, एक मुख्य फल पेय है, ठीक है, आम से बनता है ये, जो उड़ीसा की पारंपरिक संस्कृति में तैयार किया जाता है। और बिहू जो है वो असम का बहुत फेमस है। बिहू पर्व भी मनाते हैं नए साल की शुरुआत में। और नवरोज पारसी नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। हिजरी ये इस्लामिक नववर्ष के रूप में मनाते हैं। बैसाखी सिख नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे कि हाल ही में पिनाकी चौधरी का निधन हुआ है। वे कौन थे? तो वो थे एक बंगाली फिल्म निर्देशक। अब चूँकि बात निधन की हुई तो अन्य निधन देखना बनता है। तो सपा के संस्थापक और यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया। यूपी के 3 बार सीएम रहे थे ये, रक्षा मंत्री भी रहे, ठीक है, धरती पुत्र कहते थे इनको। नेक्स्ट है सुजलान एनर्जी के चेयरमैन का निधन हो गया। मे की जगह यहाँ 6 होगा, के होगा। तो सुजलान एनर्जी के चेयरमैन का निधन हो गया। इनका नाम था तुलसी तांती, इम्पोर्टेंट है। नरेश कुमार जो कि पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी थे, इनका निधन हो गया। अन्य निधन देखेंगे राकेश झुंझुनवाला, ये इनका कार्यक्षेत्र, ये प्रसिद्ध बाजार निवेशक थे। इनका भी 14 अगस्त 2022 को निधन हुआ। उपलब्धि इनकी क्या थी? इनको भारत का वॉरेन बफेट कहते थे, और शेयर बाजार का बिग बुल के नाम से भी ये प्रसिद्ध थे। कौन? राकेश झुंझुनवाला। समर बद्रू बनर्जी, इनका कार्यक्षेत्र है, ये भारतीय फुटबॉलर थे, ठीक है। वी आ रहा है ना फुटबॉल में, फुटबॉलर, तो ऐसे रखो बद्रू बॉलर। निधन इनका 20 अगस्त 2022 को हुआ। निधन की डेट याद नहीं रखनी है, बस याद रखना है कि कौन थे, कार्यक्षेत्र क्या था इनका, इनकी उपलब्धि क्या थी। नेक्स्ट देखेंगे इनका ये जो समर बद्रू बनर्जी थे, इनकी उपलब्धि थी कि 1956 में मेलबर्न ओलंपिक में भारतीय टीम के कप्तान रहे थे ये। सैयद जिप्ते रजी, ये राजनीतिज्ञ थे। इनका 20 अगस्त 2022 को निधन हुआ, और ये इनकी उपलब्धि ये रही कि झारखंड व असम के राज्यपाल रहे ये, ठीक है। शिंजो आबे, ये कार्यक्षेत्र इनका जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। ये इम्पोर्टेंट है, इनसे संबंधित बीपीएससी में भी क्वेश्चन बना था कि इनको ये सबसे लंबे कार्यकाल इन्होंने जो है ऐसे प्रधानमंत्री ये रहे हैं वहाँ पे। तो उपलब्धि इनकी थी, सबसे अधिक बार भारत की यात्रा की इन्होंने, जापान के प्रधानमंत्री रहे, और जनवरी 2021 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।
डॉक्टर सुशोभन बनर्जी, इनका कार्य क्षेत्र ये था कि ये प्रसिद्ध चिकित्सक थे। इनका निधन भी 2022 में हुआ। उनकी उपलब्धि थी, ये महत्वपूर्ण है कि 1 रुपये वाले डॉक्टर के नाम से प्रसिद्ध थे डॉक्टर सुशोभन बनर्जी। विजेंद्र कुमार सिंघल, ये विदेश संचार निगम लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष थे और 8 जुलाई 2022 को इनका निधन हुआ। उपलब्धि थी, ये इंटरनेट क्रांति के जनक थे। तो इनकी उपलब्धि क्या थी विजेंद्र कुमार सिंघल की, कि इंटरनेट क्रांति के जनक थे ये। और नेक्स्ट देखेंगे गोपीचंद नारंग, ये प्रख्यात उर्दू आलोचक थे और भाषाविद थे। इनका भी निधन हो गया और इनकी उपलब्धि ये रही कि इनको पद्म भूषण मिला 2004 में, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला उनको 1995 में। ठीक है। हरिचंद, नेक्स्ट है हरिचंद, ये एक एथलीट थे, खिलाड़ी थे। 13 जून 2022 को निधन हुआ। उपलब्धि इनकी ये रही कि 2 बार के ओलंपियन विजेता और 2 बार एशियाई खेल के स्वर्ण पदक विजेता थे। डॉक्टर रमाकांत शुक्ल साहित्यकार थे, हिंदी और संस्कृत के विद्वान थे। निधन हो गया इनका 11 मई 2022 को। और ये देवबाड़ी परिषद के संस्थापक भी रहे। पद्मश्री मिला 2013 में, राष्ट्रपति पुरस्कार मिला 2009 में और साहित्य अकादमी पुरस्कार 2018 में मिला। मामा जन्नी इनकी संस्कृत कविता थी। नेक्स्ट देखेंगे पंडित शिव कुमार शर्मा, ये संगीतकार और संतूर वादक थे। निधन हो गया इनका 10 मई 2022 को। पद्मश्री मिला इनको, पद्म विभूषण मिला 1991 में पद्मश्री और पद्म विभूषण और 2001 में। प्रफुल्ल कर, एक प्रख्यात ओडिया संगीतकार थे। 18 अप्रैल 2022 को इनका भी निधन हो गया। उपलब्धि ये रही कि इनको पद्मश्री मिला 2015 में, हालांकि इतने महत्वपूर्ण नहीं है। इनका इतना जान लो कि ये प्रफुल्ल कर जो थे वो ओडिया संगीतकार थे। नेक्स्ट न्यायाधीश रमेश चंद्र लाहोटी, इनका ये पूर्व न्यायाधीश थे। इनका निधन हो गया। भारत के 35वें मुख्य न्यायाधीश भी रहे। जनरल SF रोड्रिक्स, ये भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख थे। इनकी उपलब्धि थी कि भारतीय सेना के 15वें प्रमुख और पंजाब के 26वें राज्यपाल और चंडीगढ़ के 13वें प्रशासक रहे ये। कौन? जनरल SF रोड्रिक्स। शेन बॉर्न, ये महत्वपूर्ण हैं, ये क्रिकेटर थे, ऑस्ट्रेलिया के महान स्पिनर रहे। दूसरे सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट विकेट 2008 में उन्होंने लिए राजस्थान रॉयल्स के कप्तान के तौर पे। ठीक है। और जीत की। बप्पी लाहिड़ी जी, ये संगीतकार रहे। 16 फरवरी 2022 को इनका निधन हो गया। 1985 में फिल्म शराबी के लिए एक बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी इनको मिला, शराबी फिल्म के लिए। लता मंगेशकर, ये प्रसिद्ध गायिका थी। 6 फरवरी 2022, इनकी तो डेट भी याद रखना इम्पोर्टेंट है ये। इनको 6 फरवरी 2022 को इनका निधन हो गया। इनकी उपलब्धि, इनका एक अवार्ड इम्पोर्टेंट है, कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया था। पद्म भूषण मिला उनको 1969 में, पद्म विभूषण मिला 1999 में, भारत रत्न मिला 2001 में, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1972, 1974, 1990 में, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1989 में, महाराष्ट्र रत्न पुरस्कार 2001 में। तो पद्म भूषण पद्म विभूषण याद रखना। पद्म भूषण 1969, उसके ठीक 30 साल बाद 1999 में इनको पद्म विभूषण और फिर 2 साल बाद भारत रत्न मिला। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे पंडित बिरजू महाराज। तो पंडित बिरजू महाराज ये प्रसिद्ध कथक सम्राट थे, लखनऊ घराने से ताल्लुक़ रखते थे। पद्म विभूषण 1986 में मिला, 86 में मिला। कालिदास सम्मान 1987 में और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1964 में। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध को रोकने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध को रोकने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने? केरला के मुख्यमंत्री ने। तो पहले हम केरल का स्टैटिक देखेंगे, फिर हम केरल की अन्य करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे। तो केरल की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 में, स्थापना इनकी 1 नवंबर 1956 में हुई। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत त्रावणकोर और कोचीन को तथा मालाबार को मिलाकर 1 नवंबर 1956 को एक कंप्लीट केरल राज्य की स्थापना कर दी गई।
केरल का प्राचीन नाम क्या था? ठीक है, इसका नाम था प्राचीन समय में अरण्यक, क्योंकि बहुत जंगल है वहाँ पे बना है, तो इसीलिए अरण्यक बोलते थे इसको। केरल का प्राचीन समय में नाम था। महत्वपूर्ण नदियों की बात करेंगे केरल की, पेरियार है, मणिमला है, अच्छन कोविल है, मीनच्चिल है। पेरियार तो महत्वपूर्ण रिवर है, और बाकी ये सब वहाँ की स्थानीय नदियाँ हैं जो सिर्फ वहीं बहती हैं केरला में। नेक्स्ट झील देखेंगे केरला की, वेम्बनाड है, अष्टिमुड़ी है। ठीक है, वेम्बनाड अष्टिमुड़ी। कृषि जो केरला की है वो देश भर की काली मिर्च का 98% उत्पादन अकेले केरला में होता है। केरल में रबड़ क्षेत्र देश भर का 83% है, तो रबड़ और काली मिर्च देश में सबसे ज़्यादा यहीं पे होती है केरल में। और यहीं पे चाय, कॉफ़ी, रबड़, इलायची और मसालों के बागान भी हैं। हालांकि कॉफ़ी सबसे ज़्यादा फेमस है, वो कर्नाटका की है। नेक्स्ट देखेंगे हवाई अड्डे कौन कौन से हैं केरला में। वो तिरुवनंतपुरम, कोच्चि और कोझिकोड, 3 हवाई अड्डे महत्वपूर्ण हैं हवाई अड्डे केरला के। त्यौहार कौन कौन से केरला में मनाए जाते हैं? तो ओणम है, फसल कटाई के समय मनाया जाता है। केरल में नवरात्रि सरस्वती पूजा के रूप में मनाया जाता है। ठीक, महाशिवरात्रि का त्यौहार पेरियार नदी पर बलम कलिए नौका दौड़, जिसकी पुण्यमदा झील में नेहरू ट्रॉफी का आयोजन किया जाता है। और पूरम त्यौहार ये त्रिचूर के बड़क्कोमनाथ मंदिर में क्रिसमस इत्यादि यहाँ पे त्यौहार मनाए जाते हैं। कौन कौन से महत्वपूर्ण त्यौहार हो गए? ओणम, और सरस्वती पूजा के टाइम वहाँ मनाया जाने वाला नवरात्रि, महाशिवरात्रि का त्यौहार, ठीक है, और नौका दौड़ और पूरम त्यौहार और क्रिसमस। लोक नृत्य कौन कौन से हैं फेमस? कथकली है, जो कि नाट्य का संगीत तथा नृत्य में रूपांतरण, ये कथकली है, यह माँ का महत्वपूर्ण। थैट्यम या कलियट्टम है, यह माँ काली के लिए समर्पित है। और लोक नृत्य है थुल्लाल, कोडियट्टम, संस्कृत नाट्य का नृत्य है ये। नेक्स्ट है उफमुतु या अर्बन बुंतु, ये मुसलमान लोगों का है। औपन्ना नृत्य, ये मुस्लिम महिलाओं का नृत्य शादी के समय में किया जाता है। और कोकोत्तिकली या बिरुपथिटकली, ये हिंदू महिलाओं का नृत्य त्योहारों के समय होता है। तो मुस्लिम महिलाओं का हो गया औपन्ना, और हिंदू महिलाओं का हो गया बिरुपथिटकली या कैकोत्तिकली। और गरगम कली ईसाइयों का शादी के समय नृत्य होता है। और थिताम्बू नृत्यम ये नंबूदरियों द्वारा आयोजित होता है, वहाँ पर नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गए महत्वपूर्ण नृत्य केरला के। पर्यटन स्थल देखेंगे केरला के, कोवलम, जो कि 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट, प्रसिद्ध किनारा और लाइट हाउस यहाँ के फेमस हैं कोवलम के। बारकला, यहाँ पे क्या फेमस है? शांत समुद्री तट, श्री जनार्दन मंदिर, श्री जनार्दन स्वामी मंदिर, ये महत्वपूर्ण है, बारकला में है। और ये कप्पऊ, ये भी बारकला में। बेकल यहाँ का किला फेमस है। मुन्नार यहाँ के पर्वतीय स्थल फेमस हैं। मेडुपट्टी बांध फेमस है। एराविकुलम नेशनल पार्क, अनाईमुडी चोटी, जो कि साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची अनाईमुडी हो गई है। और बीरमऊ, बिथौरी, पौनमुंडी, पेरियार वन्य प्राणी उद्यान और जल क्रीड़ा कोलाम। अल्लाह पूजा यहाँ की नौका दौड़, ठीक है, ये कोच्चि में होती है। प्रमुख जनजातियाँ कौन कौन सी हैं? आडियान, एरावलान, कम्मार, कुरामन, ये केरला की प्रमुख जनजातियाँ हैं। और केरला की आधिकारिक भाषा है मलयालम। राजधानी है तिरुवनंतपुरम। राजकीय पशु है हाथी। पक्षी है राजकीय ग्रेट हॉर्नबिल। ग्रेट हॉर्नबिल नागालैंड का भी पक्षी है, राजकीय पक्षी। राजकीय पेड़ है नारियल और राजकीय फूल है अमलतास। तो ये हमने कंप्लीट स्टैटिक कवर कर लिया केरला का। ठीक है, नेक्स्ट है केरल की करंट अफेयर्स। तो केरल की पुल्लमपारा पंचायत को देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बनी है। पुल्लमपारा पंचायत देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बनी है। तो केरल वैसे भी सबसे ज़्यादा एजुकेशन रेशियो में सबसे ज़्यादा सुधरा हुआ राज्य टॉप पे है।
नेक्स्ट, HDFC बैंक ने कोझिकोड में केवल महिला कर्मचारियों के द्वारा संचालित शाखा खोली है। HDFC बैंक ने कोझिकोड में खोली है। केरल सरकार GST चोरी को रोकने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च करेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी उद्यमी को उत्तरी कैरोलिना के सर्वोच्च राजकीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द लॉन्ग लीफ पाइन से सम्मानित किया गया? तो स्वदेश चटर्जी को सम्मानित किया गया है। क्यों सम्मानित किया गया है इनको? क्योंकि अमेरिका और भारत के संबंधों को मजबूत करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। 2001 में पद्म भूषण भी मिला है इनको। अब चूँकि बात हुई उत्तरी कैरोलिना की, क्योंकि उत्तरी कैरोलिना के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित किया गया, तो उत्तरी कैरोलिना कहाँ पे है? ये एक उत्तरी अमेरिकी राज्य है। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिणी अमेरिकी राज्य ये है तो अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में, लेकिन उत्तरी अमेरिका का दक्षिणी राज्य है। ठीक है, अमेरिका में उत्तर और दक्षिण होता है, दक्षिण अमेरिका अलग है, ये उत्तर अमेरिका की बात हो रही है। तो उत्तरी अमेरिका और उत्तर अमेरिका में उत्तरी और दक्षिणी हुआ, तो दक्षिणी अमेरिकी राज्य ये दक्षिणी तट पे। तो उत्तरी कैरोलिना में विल्मिंगटन को द्वितीय विश्व युद्ध में प्रथम हेरिटेज सिटी के रूप में भी घोषित किया गया था, उत्तरी कैरोलिना को। ठीक है, प्रथम हेरिटेज सिटी के रूप में। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक समारोह में इसकी घोषणा की गई थी। और युद्ध के दौरान इसका रोल क्या रहा था? तो इसने विल्मिंगटन नॉर्थ कैरोलिना शिप बिल्डिंग कंपनी की साइट थी यहाँ पे, जिसने 5 वर्ष में 243 जहाज बनाए थे। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन की हाल ही में जो ब्लाइंड T20 विश्व कप है, नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं युवराज सिंह। तो ब्रांड एम्बेसडर की बात हुई तो अन्य ब्रांड एम्बेसडर हम देखेंगे। आइए, बंधन बैंक ने सौरव गांगुली को बनाया है ब्रांड एम्बेसडर, ओमारा डेट्स ने अमिताभ बच्चन को बनाया है, और वालकारू ने अजय देवगन को बनाया है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। गल्फ ऑयल ने स्मृति मंदाना को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। फायरवोल्ट ने कियारा आडवाणी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, और हीटो मोटोकॉर्प ने रामचरण को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो रामचरण ये एक्टर हैं साउथ इंडियन, और ये होरो ऐसे याद रखो, होरो मोटर कॉर्प। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन, चीन को पीछे छोड़कर भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार कौन बना? नीदरलैंड बना। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी देखेंगे कि नीदरलैंड, चीन और बांग्लादेश को पीछे छोड़ दिया है इसने, और अब भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बन गया है। पहले सबसे ज़्यादा हम निर्यात करते थे चीन को, नेक्स्ट बांग्लादेश को, और थर्ड बन गया नीदरलैंड। ठीक है, तो नीदरलैंड को चीन को पीछे छोड़कर भारत का तीसरा सबसे बड़ा ये बन गया है। फाइनेंशियल 23 में अगस्त 2022 तक भारत और नीदरलैंड के बीच निर्यात बाजार 7.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। भारत के निर्यात बाजार में अमेरिका का पहला स्थान है, दूसरा स्थान है UAE का। नीदरलैंड, जो कि इससे संबंधित जानकारी देखेंगे, नीदरलैंड एक यूरोपियन देश है, इसकी स्ट्रेटेजिक जानकारी देखेंगे। नीदरलैंड की जो है ये डच भी बोलते हैं इसको। ठीक है, हम कहते हैं भारत आने वाले यूरोपियन, तो हम ऐसे पढ़ते हैं ना, कौन आए पहले पुर्तगाली आए थे, पुर्तगीज आए थे ना, तो उसी श्रेणी में ये डच भी आए। तो पुर्तगाली डच, इसकी ट्रिक है, देखो मैंने बनाई है, क्या है, PDBFS, पुर्तगाली, डच, ब्रिटेन, डेनिश, फ्रेंच, स्पेनिश, इस तरह से क्रम में आए। इसकी राजधानी है एम्स्टर्डम। सम्राट हैं यहाँ के विलेम अलेक्जेंडर, प्रधानमंत्री हैं मार्क रूटे। क्वेश्चन नंबर 17 है कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स द्वारा अब तक की सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म किसे घोषित किया गया? तो सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म है पाथेर पंचाली। इसकी अन्य जानकारी देखेंगे कि प्रसिद्ध फिल्म निर्माता सत्यजीत रे की फीचर फिल्म पाथेर पंचाली को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स यानी FIPR ESCI द्वारा अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया है। ये फिल्म पाथेर पंचाली नाम के बंगाली उपन्यास पर आधारित है, जिसके एक लेखक विभूति भूषण बंदोपाध्याय हैं।
नेक्स्ट FIPRESCI से संबंधित जानकारी देखेंगे। ये जो संस्था है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स इसका नाम है। स्थापना है इसकी 1930 में हुई। वर्तमान में दुनिया भर के 50 से अधिक देश इसके सदस्य हैं और इसका मुख्यालय है म्यूनिख जर्मनी में। इसके अध्यक्ष हैं एलन तस्यान और इसकी स्थापना फिल्म संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। क्वेश्चन नंबर 18 है कि किस F1 रेसिंग ड्राइवर ने यूनाइटेड स्टेट्स फार्मूला ग्रांड प्रिक्स 2022 जीता है? किसने जीता है ये? तो जीता मैक्स वर्स्टैपेन ने। अन्य जानकारी देखेंगे फार्मूला रेसिंग की। तो रेड बुल के मैक्स जो हैं वर्स्टैपेन, इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स फार्मूला ग्रांड प्रिक्स जीता। रेड बुल की तरफ से रिप्रेजेंट करते हैं ये। और मर्सिडीज़ की तरफ से जो लुइस हैमिल्टन है और वो सेकंड रहे, और फेरारी की चार्ल्स लेक्लर जो हैं वो थर्ड रहे। ठीक है, 2022 के F1 रेसिंग विजेताओं की सूची देखेंगे। तो सिंगापुर F1 ग्रांड प्रिक्स ये जीता सर्जियो पेरेज ने। बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स ये मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता, और मैक्स वर्स्टैपेन ने यहाँ अगेन यूनाइटेड स्टेट्स का जीता है। ठीक है, बहरीन ग्रांड प्रिक्स ये चार्ल्स लेक्लर ने जीता, फेरारी को रिप्रेजेंट करते हैं ये। और ये थर्ड रहे थे यहाँ पे। और अजरबैजान ग्रांड प्रिक्स जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने। कैनेडियन ये मैक्स वर्स्टैपेन ने। स्पेनिश मैक्स वर्स्टैपेन ने। और ब्रिटिश कार्लोस सैंज ने। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 है सुएला ब्रेबरमैन किस देश की गृह मंत्री बनी है? तो वो ब्रिटेन की बनी है गृह मंत्री। ये भी इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक बने हैं और उनकी कैबिनेट में गृह मंत्री का पद मिला है सुएला ब्रेबरमैन को। ये जो सुएला ब्रेबरमैन थी वो जो थी वो भारतीय मूल की हैं और वह ब्रिटेन में अटॉर्नी जनरल के रूप में भी काम कर चुकी हैं। और वह लिज ट्रस की सरकार में भी गृह मंत्री थी, लेकिन उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 20 है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो संगीता वर्मा को। संगीता वर्मा होगा यहाँ पे ना, संगीता वर्मा को नियुक्त किया गया। संगीता वर्मा ने अशोक कुमार गुप्ता का स्थान लिया है। CCI से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देखेंगे कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। स्थापना 2003 में हुई। मुख्यालय इसका न्यू दिल्ली में है। प्रथम अध्यक्ष इसके धनेंद्र कुमार। अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियां देखेंगे। नए राज्य सचिव बने हैं संजय मल्होत्रा। और इसरो आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक बने हैं शंकर सुब्रमण्यम के। भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन के CMD चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक बने हैं प्रदीप सिंह खरोला। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अंतरिम CEO बने हैं दीपेंद्र कुमार राठौर। और UB के नए अध्यक्ष बने हैं आतानु चक्रवर्ती। ठीक है, अभी लास्ट है हमारा 50 में CGI कौन बने? DY चंद्रचूड़। इनसे संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी, इनके पिताजी भी रहे थे, BY चंद्रचूड़ इनके पिताजी थे, जो कि पहले वो भी मुख्य न्यायाधीश रहे हैं भारत के। और सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का रहा है BY चंद्रचूड़ का। DY चंद्रचूड़ इलाहाबाद हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस रहे हैं। ठीक है, तो 26 और 27 अक्टूबर दोनों दिन की करंट अफेयर यहाँ पे फिनिश हो गई। नेक्स्ट कल 28 की कल ही हम दे देंगे करंट अफेयर। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।